हेलो स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जॉइंट प्रॉमिस एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है? संयुक्त वचन। जब दो या दो से अधिक पर्सन्स एक को या एक से अधिक व्यक्तियों को के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जॉइंट प्रॉमिसेस होते हैं। इसमें एक प्रॉमिसर हो सकता है और कई प्रॉमिसेस हो सकते हैं, एक से अधिक, या एक से अधिक प्रॉमिसर्स हो सकते हैं और एक प्रॉमिसी हो सकता है, या एक से अधिक प्रॉमिसर हो सकते हैं और एक से अधिक ही प्रोमिसेस हो सकते हैं। जैसे ए और बी ने सी को कहा कि हम जो है मिलकर तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है। तो एक लोन देंगे और सी उस लोन को 6 महीने बाद पे कर देगा। तो यहाँ ए और बी ने मिलकर सी को 2 लाख रुपए देने, यानी कि 1 लाख रुपए ए देगा, 1 लाख रुपए बी देगा और वो सी को 2 लाख रुपए दे देंगे। तो ये जॉइंट प्रॉमिस है। ऐसा भी हो सकता है ए और बी मिलकर सी और डी को 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जॉइंट प्रॉमिस है, जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी आ रही है, ठीक है। तो अब जॉइंट प्रोमिसेस के केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या रूल हैं? तो ये रूल सेक्शन 42 से सेक्शन 45 में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है, संयुक्त उत्तरदायित्वों का निपटारा, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। तो सेक्शन 42 क्या कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स ने मिलकर कोई प्रॉमिस किया है, तो ये जो पर्सन्स हैं, ठीक है, इन सबको इस प्रॉमिस को पूरा करना है। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद जो बाकी बचे हुए प्रॉमिसर्स हैं और जिसकी डेथ हो गई उसका रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो मिलकर उस प्रॉमिस को पूरा करेगा, ठीक है। अगर मान लिया ए, बी और सी 3 पर्सन्स ने मिलकर ये प्रॉमिस किया है कि हम एक्स को 9 लाख रुपए का लोन देंगे। तो अब मान लिया ए की डेथ हो गई, ठीक है। तो बी और सी और ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये मिलकर जो है एक्स को 9 लाख रुपए का लोन देंगे, यानी कि 3 लाख ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा, 3 लाख बी देगा और 3 लाख सी देगा। अब ये कह रहे हैं अंतिम जीवित वचनदाता की मृत्यु हो जाने पर उन सबके प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से वचन को पूरा करना चाहिए। अब मान लिया ए, बी और सी तीनों ने मिलकर प्रॉमिस किया एक्स को 9 लाख रुपए देने का। अब ए की डेथ हो गई तो बी और सी और ए का रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। अगर बी की भी डेथ हो गई तो ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी पे करेंगे। और अगर सी की भी डेथ हो गई तो ए, बी और सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। लेकिन इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि जो प्रॉमिस पूरा करना है वो सिर्फ जो जीवित हैं प्रॉमिसर्स वही ही उसको पूरा करेंगे। जो डिसीज्ड हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। तो सेक्शन 43 क्या कह सकता है, क्या कहता है
कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई वचन देते हैं तो ऐसी दशा में इसके विपरीत स्पष्ट रूप से कोई ठहराव ना हो तो जो प्रोमिसी वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को संपूर्ण वचन का निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन्स ने कोई प्रॉमिस किया है तो जो प्रॉमिसी है वो एक को भी या दो को भी या तीनों को भी या जितने लोगों ने प्रॉमिस किया उन सबको भी कह सकता है, एक को भी कह सकता है, दो को भी कह सकता है। तो वो कह सकता है कि वो पर्सन जो हैं प्रॉमिस को क्या कर दे, फुलफिल कर दे। ठीक है, जैसे मान लिया हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए बी और सी ने एक्स को 9 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। अब एक्स ए को भी कह सकता है कि वो ही 9 लाख रुपए पे कर दे, बी को भी कह सकता है और सी को भी कह सकता है या तीनों को भी कह सकता है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें जो लायबिलिटी है वो ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी होती है, यानी कि ज्वाइंटली भी सब रेस्पॉन्सिबल है और अलग अलग भी रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ ज्वाइंटली ही आप फोर्स कर सकते हो प्रॉमिस पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक वचनदाता अंशदान के लिए अन्य संयुक्त वचनदाताओं को बाध्य कर सकता है। ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स। अब सेक्शन 43 क्या कहता है कि दो या अधिक वचनदाताओं में से प्रत्येक वचनदाता वचन के निष्पादन के लिए अन्य वचनदाताओं को समान अंशदान के लिए बाध्य कर सकता है, बशर्ते कि अनुबंध में कोई विपरीत अभिप्राय प्रकट ना होता हो। तो क्या मतलब है इसका कि ए, बी और सी तीनों ने क्या प्रॉमिस किया कि हम एक्स को 9 लाख रुपए देंगे। तो अब एक्स ने ये पैसा किससे ले लिया, ए से ले लिया 9 लाख रुपए। एक्स ने कहा कि तुम मुझे 9 लाख रुपए दे दो। अब एक्स ने उसको 9 लाख रुपए दे दिए। अब एक्स यानी कि प्रोमिसर अन्य प्रोमिसीज को, यानी कि जो जो प्रोमिसर है ए ने एक्स को पे कर दिए, तो अब ए, बी और सी को फोर्स कर सकता है कि वो अपने कंट्रीब्यूशन उसको पे करे, क्योंकि तीनों ने 3-3 लाख देने थे, दे दिए किसने, ए ने दे दिए। अब ए, बी और सी से 3-3 लाख रुपए जो है प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशंस। अंशदान ना मिलने पर हानि का बंटवारा। अब सेक्शन 43 क्या कहता है कि यदि संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी अपने कंट्रीब्यूशन को पे नहीं करता है या डिफॉल्ट करता है, तो जो बाकी जो प्रोमिसर्स हैं उनको, जिसने वो डिफॉल्ट किया है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको बाकी प्रोमिसर्स को इक्वल जो है वो बियर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि ए, बी और सी ने एक्स को जो है 12 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। ठीक है, 4 लाख ए देगा, 4 लाख बी देगा और 4 लाख सी देगा। अब ए ने 12 लाख रुपए दे दिए एक्स को। ठीक है, यहाँ पे सी जो है वो बैंकरप्ट हो गया या किसी भी रीज़न से वो नहीं पे कर पाया, तो मान लिया यहाँ पे कि वो बैंकरप्ट हो गया। तो अब सी के एस्टेट से, अब उसने 4 लाख देने थे प्रॉमिस के फॉर्म में, सी के एस्टेट से सिर्फ कितने रिकवर हो सकते हैं, 2 लाख। तो बाकी का जो 2 लाख का लॉस है वो ए और बी इक्वल बियर करेंगे। ठीक है, अब मान लिया यहाँ पे ए ने पूरे के पूरे 12 लाख रुपए दे दिए, तो ए को ये राशि किससे कवर करनी थी, बी और सी से।
यानी कि 4 लाख बी देगा और 4 लाख सी देगा। लेकिन अब बी ने तो 4 लाख दे दिए, सी के एस्टेट से कितने मिले सिर्फ 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए किस में डिवाइड होंगे, ए और बी में, 1-1 लाख रुपए। तो अब बी कितने देगा, 4 लाख अपने और 1 लाख रुपए कंपनसेशन के। तो बी यहाँ पे 5 लाख रुपए पे करेगा। तो ये है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। फिर है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स। अब सेक्शन 44 क्या कहता है, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया है तो जो प्रोमिसी है ऐसे वचनदाताओं में से किसी एक को अगर रिलीज कर देता है, ऐसा करने पर अन्य या शेष वचनदाता अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते, ना ही इस प्रकार मुक्त किया गया वचनदाता अन्य वचनदाताओं के प्रति अपने दायित्व से मुक्त होता है। क्या मतलब है इसका, मान लिया ए, बी और सी इन तीनों ने प्रॉमिस किया कि हम जो है एक्स को कितने रुपए देंगे, 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ए, बी और सी ने 4-4 लाख रुपए देने थे, तो इन्होंने लोन देने का प्रॉमिस किया था एक्स को। अब एक्स ने क्या कहा, ए को कह दिया कि तुम मत दो लोन, तुम्हें नहीं देना, तुम्हें मैं रिलीज करता हूँ। तो अब लोन कौन देगा, बी और सी। ठीक है, बी और सी जो है 6-6 लाख रुपए मान लिया पे करके कलेक्ट करके एक्स को 12 लाख रुपए दे देते हैं। तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि एक्स ने ए को रिलीज कर दिया तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है या बी और सी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। बी और सी को तो एक्स को पे करना पड़ेगा। अब बी और सी ए से अमाउंट कलेक्ट करेंगे, ए की लायबिलिटी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो बाकी प्रोमिसर्स यानी कि बी और सी की लायबिलिटी खत्म नहीं होती एक्स के प्रति अगर वो ए को रिलीज कर देता है, ना ही ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती किसके प्रति, बी और सी के प्रति। अब ए को, बी और सी को 4 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इंग्लिश लॉ में जो ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं अगर उसमें से किसी एक को अगर प्रोमिसी रिलीज कर देता है तो सभी रिलीज हो जाते हैं। यानी कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्स ए को रिलीज कर देता है कि तुम्हें लायबिलिटी, तुम्हें अपना पे नहीं करना है लोन का अमाउंट, तो बी और सी भी रिलीज हो जाएंगे, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा।